नमस्कार। देश की बात में हाजिर है और पहले बात अरविंद केजरीवाल की। आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल सकी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में उनकी जमानत पर रोक के फैसले को बरकरार रखा। पिछले गुरुवार को ही 20 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में नियमित जमानत दे दी थी, लेकिन इसके बाद ईडी ने 21 जून को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी। आज दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 26 जून को सुनवाई होगी। और आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं क्या कहना है ईडी और आम आदमी पार्टी की तरफ से। The High Court has appreciated our arguments and has stayed in order of bail in favor of Mr. Kejriwal. Sir, what are the observations made by the High Court bench, sir, on your application? There are several observations made, one regarding Section 45, Section 45, 45 having not been considered properly, and other is that the papers which were submitted have not been perused by the court. That's it, please. आप थे ना? trial court did not appreciate the material placed on record by the ED. Yes. You were present when the order was read. Hello. जब ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की एक्सेप्ट अ फ्यू इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने अपने ऑर्डर में मेंशन भी किया। और ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने ये बहुत क्लियर फाइंडिंग दी थी कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी को लिंक करता हो। और ये भी डायरेक्ट फाइंडिंग दी थी कि नो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और कहीं कोई चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। आज हम असहमत हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर से, बट हाई कोर्ट ने भी बिना ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को देखे उस पर स्टे लगा दिया था। उनके आगे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था उस टाइम। इस फैसले से असहमत हैं। हमारी लीगल टीम इस पर विचार कर रही है और जो भी वो एडवाइस करेंगे हम आगे उसी तरह चलेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पहले खास मेहमान हैं फैज़ान मुस्तफ़ा, संविधान के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहला सवाल तो आपसे यही कि अरविंद केजरीवाल के सामने कैसे आप कितने कानूनी विकल्प देख रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी निधि जी उनके मैटर को 2 दिन में सुनने वाली है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को अनयूजुअल कहा था, क्योंकि बेल जैसे मामले में आप कहें कि अभी 2-3 दिन रुक जाइए और हम फिर ऑर्डर देंगे, लेकिन आपको रिहा नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग 48 घंटे में इस मैटर में होने वाली है और वही सारे आर्गुमेंट जो हाई कोर्ट में लिए गए थे उनको सुप्रीम कोर्ट में लिया जाएगा। देखिए, एक चीज मैं आपसे निधि जी कहना चाहता हूं कि आमतौर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आपसे लिंक हम दोबारा लेते हैं। जी जी सर। जी, आमतौर से जो ट्रायल कोर्ट होती हैं निधि जी, वो बेल के मामले में जरा सख्त होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ज्यादा लिबरल होती हैं। यहां अजीब एक बात है कि ट्रायल जज ने कोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को कि ट्रायल कोर्ट्स को भी जो अभियुक्त है उसके संवैधानिक अधिकारों को माइंड में रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि ट्रायल कोर्ट भी बेल के मामले में जरा लिबरल हो। अभी जो नई व्यवस्था 1 जुलाई से 3 लॉज में आ रही है, उसको हम बहुत जोर जोर से कह रहे हैं कि साहब, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। जो हाई कोर्ट का जजमेंट है आज का, वो इससे बिल्कुल उल्टा है। जो संवैधानिक कोर्ट है वो ज्यादा सख्त नजर आ रही है और जो ट्रायल कोर्ट की जज हैं न्याय बिंदु, वो ज्यादा लिबरल नजर आ रही है। मैं समझता हूं कि ये बात जरा हाई कोर्ट के जजमेंट में जो आज है, आपने देखा कि 34 पेज का हाई कोर्ट का जजमेंट है
26 पेज का ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है तो कोई बहुत फर्क नहीं है। लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज को यह कहना कि क्योंकि उसने एक सेंटेंस ये लिख दिया कि दोनों पार्टीज चाहती हैं कि इस मामले में एडवर्स ऑर्डर ना हो, इसलिए उन्होंने हजारों पेज के डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, वो इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जरूरी नहीं है। अब ये जाहिर है कि वो ट्रायल पूरा मेरिट पे नहीं कर रही है, उसे ये देखना है कि मुझको बेल देनी है या नहीं देनी है। अब आप देखिए कि 26 पेज का जो ट्रायल कोर्ट के जज का ऑर्डर है, उसमें अरविंद केजरीवाल के जो ग्राउंड्स हैं, आप सोचिए कि वो 31 उनकी ग्राउंड्स और आर्गुमेंट नोट किए गए, और जो ईडी के ग्राउंड्स और आर्गुमेंट्स हैं वो 27 नोट किए गए हैं। तो ऐसा नहीं था कि ट्रायल जज ने अपनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया। एक चीज जो राजू जी ने, ईडी के जो बड़े वकील हैं, बड़े लर्नेड वकील हैं, सीनियर वकील हैं, उन्होंने आर्गू किया कि हमको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो सेक्शन 45 जो पीएमएलए का है वो ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसमें वर्ड रीजनेबल नहीं है। और जब उनके 27 आर्गुमेंट रिकॉर्ड कर रहा है ट्रायल जज, इसका मतलब सारे आर्गुमेंट जो उन्होंने हाई कोर्ट में रिकॉर्ड हुए हैं वो ट्रायल कोर्ट के जज ने भी रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन ट्रायल कोर्ट का जज ये कह रहा है कि देखिए एफआईआर जो है उसमें नाम नहीं है, जो विटनेसेस हैं, को एक्यूज्ड हैं, उनसे ये कि ये उन्हें जानते हैं ये काफी नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि क्या वो को एक्यूज के साथ एक कंसर्टेड कॉन्स्पिरेसी के तहत एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, तभी वाइकेरियस लायबिलिटी जो है, यानी आप और मैं अगर जुर्म करें, अगर आप मेरे साथ मिलकर कोई प्रायर प्लानिंग के साथ जुर्म कर रही हैं तभी जो है मुझे सजा होगी, वरना मैं निधि जी को जानता हूं, इतनी बार मुझे बुलाया है, निधि जी के किसी जुर्म की वजह से आप मुझको अरेस्ट नहीं कर लेंगे। तो ट्रायल कोर्ट के जज ने मेरे ख्याल से रीजनेबल एक ऑर्डर पास किया। हाई कोर्ट का ऑर्डर जरा ज्यादा सख्त है। बेल के मामलात में कानून ये चाहता है कि थोड़ा लिबरल हूं। अब आप ये सोचिए कि मार्च से लेके अब तक वो जेल में है, जो कुछ आपको उन्हें इंटेरोगेट करना था आप कर लीजिए। मामला जो है वो हो रहा है कि जुलाई 2023 का, एक जरा सी मिस्टेक हो गई, ट्रायल जज ने लिख दिया कि वो साहब जुलाई 22 में मटेरियल मिला, ईडी को मिला अगस्त में था, एक महीने का फर्क हो गया। इतनी चीजों पे मैं समझता हूं ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को जो है इस तरीके से क्रिटिसाइज करना बहुत मुनासिब चीज नहीं हो। बिल्कुल सर, आपने इसको इतने आसानी से हमें समझाया। समय की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव आपने सामने रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी मसले पर कानून के जानकार से बात की, और अब हम राजनीति के जो आंकलन करते हैं, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनोद जी, आप कैसे देख रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल की राह है? हमने कानूनी एंगल समझा, आपने भी सुना होगा फैजान मुस्तफ़ा साहब को। आप किस तरह से देख रहे हैं आगे की राह राजनीतिक तौर पर कैसी दिख रही है अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए, फैजान साहब ने बहुत बेहतर तरीके से कानूनी पहलू को विस्तार से और सरल तरीके से रखा है, जो मेरे लिए भी काफी ज्ञानवर्धक है। जहां तक इसका राजनीतिक मामला है, देखिए अगले साल फरवरी में यानी 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं, और दिल्ली विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे इस मामले को लेकर राजनीति बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी, जैसे जब ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल जी को, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बढ़ गया था, और उन्होंने तुरंत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कहा कि देखिए अल्टीमेटली न्याय जो है वो जीत रहा है। एक तरह से उनको लगा कि उनका मनोबल बहुत बढ़ गया था। लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे हाईकोर्ट ने स्टे किया और उसके बाद आज जो फैसला आया, उससे भारतीय जनता पार्टी अब उसको अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अब वो कहेंगे कि हाईकोर्ट ने जिस तरह से सख्त आदेश दिया है, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल दोषी है। इस तरह की इंटरप्रिटेशन कोर्ट के फैसले की दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से करेंगी, और सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है वो भी बहुत दिलचस्प होगा। उसके बाद राजनीति और गर्म होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी
खास करके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में होने से आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो काफी हद तक जो है एक तरह से उसके सामने चुनौती है कि किस तरह से लोगों के बीच में इस बात की सफाई पेश करे कि हाँ उसके नेताओं ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। क्योंकि जैसे ही कोर्ट का आदेश उसके पक्ष में आता है तो उनको एक मौका मिलता है, लेकिन जब ऐसा आदेश आता है हाईकोर्ट का आ गया तो भाजपा को मौका मिल जाता है। तो ये लड़ाई विधानसभा चुनाव तक बहुत गर्म चलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आता है तो निश्चित रूप से यानी जमानत अगर हो जाती है उनको नियमित जमानत, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और वो फिर भाजपा के प्रचार का सख्त जवाब दे पाएंगे। लेकिन अगर फैसला हाईकोर्ट जैसा आया तो आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से दिक्कत होगी और भाजपा उसको चुनावी मुद्दा बनाएगी। बिल्कुल, जो बीजेपी उसे चुनावी मुद्दा बनाएगी, बाद में किंग पिन कहा गया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुझे याद है रात को 8 बजे खबर पड़ रही थी और तभी आई खबर कि किस तरह से लोअर कोर्ट से इनको जमानत मिल गई है, लेकिन अगली सुबह तक ईडी हाईकोर्ट चली जाती है। अब जो आम आदमी पार्टी का पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ पर हाईकोर्ट में ऑर्डर देखा भी नहीं गया और स्टे लगा दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की। लेकिन जो ये आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्या उसका कुछ जमीनी असर होता है? देखिए क्या है कि समाज हमारा इतना ज्यादा राजनीतिक रूप से विभाजित है कि जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कोई इस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते। लेकिन जो भाजपा समर्थक हैं वो ये बिना अदालत का फैसला आए वो मान चुके हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, या वो कह रहे हैं। जो फेंस सिटर हैं, जो नॉर्मल वोटर हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के क्या फैसला आता है। जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनसे जो लाभार्थी वर्ग है उसको लगता है कि भाई कुछ भी हो, अरविंद केजरीवाल ने हमको लाभ पहुंचाया है, गरीबों को लाभ पहुंचाया है, इसलिए केंद्र सरकार उनको परेशान कर रही है। इस तरह का एक नैरेटिव आम आदमी पार्टी ने बिल्ड किया है। लोकसभा चुनाव में उसको बहुत फायदा इसका नहीं मिला, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव में जो वोट दिल्ली की जनता डालेगी वो अरविंद केजरीवाल बनाम भारतीय जनता पार्टी, उनके बीच में वोट पड़ेगा और तब जो लाभार्थी वर्ग है आम आदमी पार्टी की नीतियों से वो निश्चित रूप से उसका झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ होना स्वाभाविक है। जैसे कि लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर दिल्ली के लोगों ने वोट दिया, उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को नकार दिया दिल्ली में और साथ की सातों सीटें बीजेपी फिर जीत गई। उसी तरह विधानसभा चुनाव जब आएगा तो सीधा सीधा वोट अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर के होगा। जो उनके पक्ष में होंगे वो उनके साथ जाएंगे। जी बिल्कुल, वो मुख्यमंत्री बने रहे या नहीं, ये मुझे थोड़ा सा समय मिल गया फैजान जी के साथ। फैजान सर, क्या मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं या उनको इस्तीफा देना चाहिए? क्या कानून इस मामले में कुछ राय रखता है ऐसी स्थिति में? मेरी राय निधि जी ये है कि आमतौर से कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी पब्लिक पोस्ट को होल्ड करता है और 48 घंटे से ज्यादा वो जेल में रहता है तो बेहतर ये है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। अब यहाँ बिल्कुल जैसे राजनीति हो रही है, अग्निहोत्री जी कह रहे थे, और राजनीति में मैं बिल्कुल जीरो हूं तो मैं राजनीति के सिलसिले में तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये एक दिल्ली में इतनी बड़ी पानी की क्राइसिस है, उनका एक मंत्री जो है वो अनशन पे बैठा, फिर बीमार होकर अस्पताल में एडमिट हो गई आतिशी। तो सरकार के कार्य पे अगर इतना फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि संवैधानिक और लीगल तौर पर कोई बार नहीं है, तो आप क्या कई महीने या कई साल तक कोई मुख्यमंत्री रहेगा और जेल में रहेगा, तो इससे तो सरकार का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो एक बात ट्रायल जज ने कही वो बड़ी अहम थी कि साहब 100 करोड़ का मामला है, अभी तक आप ये कह रहे हैं कि 40 करोड़ आप ट्रेस आउट कर पाए हैं और 60 करोड़ अभी और ट्रेस आउट करना है। तो ट्रायल जज ने पूछा था कि भाई ये 60 करोड़ ट्रेस आउट करने में कितना समय लगेगा, वो ईडी ने जवाब नहीं दिया और ट्रायल जज ने इसको ग्राउंड बनाया कि क्योंकि आप कोई डेफिनेट टाइम फ्रेम नहीं दे रहे कि कब तक आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, तो फिर अब उस आदमी को जेल में फर्दर रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं ईडी को काफी टाइम मिल गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इतने हाई प्रोफाइल केस में
जिसमें 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। जितना काम करना था कर लिया होगा, जितनी एविडेंस थी वो इकट्ठी कर ली गई होगी। देखिए, ट्रायल जज ने बहुत सी कंडीशन लगाई थी कि आप कॉपरेट करेंगे, आपको जब बुलाया जाएगा तो आप जाएंगे, आप देश छोड़ के नहीं जाएंगे, एविडेंस टेम्पर नहीं करेंगे, किसी विटनेस से नहीं मिलेंगे। तो एक क्रिमिनल लॉ के टीचर की हैसियत से, जो पुराने जमाने के क्रिमिनल लॉ को पढ़ता रहा है, जहां पर वही प्रिंसिपल जो ट्रायल जज ने कोट किया कि चाहे 100 क्रिमिनल्स जो हैं वो बच जाए, लेकिन कोई एक मासूम आदमी जो है वो सफर ना करे, उसको मुसीबत में ना डालें। तो उन्होंने बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देख के कहा कि भाई ठीक है, अब इतना कोई इनसे खतरा नहीं है कि ये विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे या एविडेंस टेम्पर करेंगे, इसलिए इनको जमानत पे दे दिया जाए। लेकिन साफ तौर से उन्होंने लिखा कि वो ये नहीं मान रहे हैं कि भाई ये कोई मेरिट पे मैं केस डिसाइड कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल बिल्कुल से सर, आप जुड़े हमारे साथ दोनों, बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस स्थिति को समझाने के लिए। तो नज़र लगातार बनी रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला रहता है अरविंद केजरीवाल की जमानत पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं देश की बात में। नई 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत स्पीकर के चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष में तकरार और टकराव से शुरू हुई है। अब तक ज़्यादातर आम सहमति से ही स्पीकर का चुनाव होता रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, क्योंकि परंपरा के अनुसार विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद चाह रहा है। लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष का कहना है कि वो इस मामले को बाद में देखेंगे, पहले विपक्ष अध्यक्ष पद का समर्थन दे, और इसके लिए विपक्षी दल तैयार नहीं है। तो 48 साल के बाद लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं। एनडीए के ओम बिरला के सामने विपक्ष के सुरेश को मैदान में उतारा है। दोनों ही पक्ष की बैठकें हुई हैं और अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने संसदीय परंपरा का निर्वहन नहीं किया। वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। पहली बार चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव को क्या लोकतंत्र के लिए कहेंगे? राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है। आज यूपी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि पेपर लीक पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाएगी। इसमें पेपर लीक में शामिल दोषियों को 2 साल से लेकर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। वहीं पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूल कर जाएगी। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। तो नीट मामले में सीबीआई जांच कर रही है, और इस बीच नीट पेपर लीक के नेता कनेक्शन को लेकर सवाल इसलिए उठ रहा है कि कुछ तस्वीरों को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। मनीष कुमार की रिपोर्ट। नीट पेपर लीक में क्या है नेता कनेक्शन? इस सवाल को लेकर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। आरजेडी ने कुछ तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की हैं, जिनमें नीट पेपर लीक केस का आरोपी संजीव मुखिया जेडीयू के नेताओं के साथ फोटो में नजर आ रहा है। इसके साथ ही एक फोटो जारी कर आरोप लगाया है कि संजीव मुखिया की पत्नी को लोजपा ने टिकट दिया था। पिछले हफ्ते तक
ये बात सबसे ज़्यादा उजागर हुई थी या जिसको लेकर सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से तूफान मचा हुआ था, वो यह था कि इस मामले में एक आरोपी सिकंदर यादवेंदु ने जो गेस्ट हाउस बुक कराया था वो तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम यादव से उनके संबंधों के कारण संभव हो पाया था और उसको लेकर जांच की मांग की गई थी और प्रीतम यादव को ईओयू ने सम्मन भी किया था। सिकंदर यादवेंदु वही शख्स है जिसे पटना पुलिस ने बेली रोड पर एक डस्टर कार को इंटरसेप्ट करके पकड़ा था। कार से 4 नीट परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड भी मिले थे। आरजेडी के ट्वीट के बाद अब जेडीयू और बीजेपी हमलावर हैं। जानने के लिए आप लोगों को कुछ बचा हुआ है? नीट के मामले में जो धांधली हुई है, किससे तार जुड़ा हुआ है, कोई कौन लोग नहीं जानता है। ये तो तेजस्वी परिवार से जुड़ा हुआ है, उनके सहायक का मामला आया है। आप जो भी बच्चे से खिलवाड़ कर रहा है, बच्चे के भविष्य वो छोड़े नहीं जाएंगे। और जो आप बोल रहे हैं कि संजीव मुखिया की पत्नी हमारे नेता के सर्वमान्य नेता से, तब हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के नेता हैं, तो जन सुनवाई करते रहते हैं, जनता की समस्या सुनते रहते हैं। तो उस बीच में कोई आया होगा, फोटो खिंचवा लिया होगा। दिमाग खराब हो गया है। उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी। सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे और लालू प्रसाद जी पंचायती करते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है लालू जी का। लालू जी तो गुंडागर्दी के ही प्रतीक हैं बिहार में। नीट हो या रीत यही है कि हमारे देश में सब कुछ राजनीति पर आकर रुकती है। लेकिन 24 लाख नीट परीक्षार्थियों की किस्मत का क्या होगा, यही मूल सवाल है और रहेगा। कहीं सियासी शोर में ये मूल सवाल एक बार फिर दब न जाए, क्योंकि अब इस नासूर को जड़ से खत्म करना जरूरी है। आखिर बच्चों ही नहीं, देश के भविष्य का मामला है। मनीष कुमार, पटना, एनडीटीवी इंडिया। इस खबर के साथ देश की बात में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।